Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने current affair के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 76 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is, the Kawad Yatra is a pilgrimage organized in Hindu calendar month of Shravana. Second statement है, an important festival with similarities to Kawad Yatra in North India called Kavadi festival is celebrated in Maharashtra in which Lord Murugappa is worshipped. आपको सही बताना है दोनों में से A only, B only, both या none. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कांवड़ यात्रा एक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रवण के जो महीने में ऑर्गेनाइज होने वाला पिलग्रिमेज है. दूसरा ये कहता है कि इसी तरीके का आपका महाराष्ट्र में भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कावड़ी फेस्टिवल, जिसे जो आपका महाराष्ट्र में होता है लॉर्ड मुरुगप्पा की, जिसमें वर्शिप की जाती है. तो इसका आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है. सो आपने द हिंदू में ये देखा होगा उत्तर प्रदेश कैंसिल की एनुअल कावड़ यात्रा. तो फिर ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी स्टेट ने कैंसिल किया, कौन सी ने नहीं किया. इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कावड़ यात्रा क्या बात कर रही है. सो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए था क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र में नहीं तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है इसी तरीके का फेस्टिवल दूसरा. ओके, सो यहाँ पे आपका उसको कहेंगे लॉर्ड मुरुगप्पा, जिसकी जहाँ पे वर्शिप की जाती है. ये बोल रहा है ना कि एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल विद सिमिलैरिटीज टू कावड़ यात्रा इन नॉर्दर्न इंडिया कॉल्ड कावड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन. तो ये बोल रहा है कि कावड़, जैसे यहाँ पे कावड़ी फेस्टिवल नाम का जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है, इसी तरीके का आपका एक और जगह होता है सदर्न इंडिया में तमिलनाडु में, जिसमें लॉर्ड मुरुगप्पा की वर्शिप की जाती है. ये देख सकते हैं आप, वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा. सो ये मेन साइट्स हैं जहाँ पे होली वाटर कलेक्ट किया जाता है. और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं बाबा औगरनाथ, पूरा महादेव, दूधेश्वर नाथ, लोडेश्वर नाथ, केशेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ धाम. तो ये सब आपका यहाँ पे 1 2 3 4 आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं. कहाँ से निकल रहा है आपको उत्तराखंड दिख रहा है, आपको आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, फिर आपका हमें बिहार दिख रहा है. ओके, सो झारखंड में भी आपका ये फैला हुआ है. तो यहाँ पे ये होता है. Which among of the following is shall correct about Prasad scheme? It is the central sector scheme fully financed by Government of India. It is launched by Ministry of Tourism in year 2014 to 15. आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, A only, B only, both या none. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रसाद स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि पूरी तरीके से फाइनेंस की गई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरा पैसा इसका मतलब गवर्नमेंट लगा रही है, सेंटर लगा रहा है. दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आपका लॉन्च किया था. सही होगा इसमें बहुत विशेष, आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसे प्रसाद कहेंगे. तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर है, बिल्कुल ठीक है. 2014-15 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल ठीक है. इसका आपका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीज़ों को, जो भी आपका टूरिज्म फैसिलिटीज़ है वहाँ पे इनको देखा जाए. पिलग्रिमेज को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है हेरिटेज डेस्टिनेशन को. अ मेंबर इज डिसक्वालीफाइड इफ़, आपको बताना है कि एक मेंबर को डिसक्वालीफाइड कंसीडर किया जाएगा अगर पहला वॉलंटरीली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो खुद अपनी इच्छा से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है तब. इफ़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है इलेक्शन के बाद तो. ओके, तीसरा if a nominated member join a party 6 months after he become a member of legislature, कि अगर कोई nominated member अपनी पार्टी के बनने के मतलब अपने इलेक्शन जीतने के 6 महीने बाद अपने क्या करता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा. लास्ट होगा ऑल ऑफ द अबव. तो आपको यहाँ पे सही बताना है किस उसमें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा. आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, विच मीन्स सारे केसेस में डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा. सो आपका 1985 में आपका 10th शेड्यूल आपको देखने को मिला था. ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बाय 52nd अमेंडमेंट, याद रखिएगा. दूसरा क्यों किया गया था इस अमेंडमेंट में, क्या प्रपोज किया था? तो जो MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो MLAs स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होंगे आपके, ओके, तो वो जिस तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर रहे हैं, ओके, जिनके बेस पे वो टिकट जीते हैं. वो मान लीजिए अगर कैंडिडेट A है, ओके, और इसने X पार्टी के नाम पे टिकट जीता था और तब ये इलेक्शन जीता था, बट इलेक्शन जीतने के बाद इसने क्या करा, इस पार्टी को छोड़ दिया. तो यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए ये आपका अमेंडमेंट लेके आया था. यहाँ पे पेनल्टी फॉर शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इज द लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबरशिप एंड इज बार ऑन बिकमिंग अ मिनिस्टर. तो यहाँ पे पेनल्टी है और उसको फिर मिनिस्टर बनाने से भी रोका जा सकता है. इफ़ अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू अ पार्टी, कब उसको कर सकते हैं? अगर वो वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़े, अगर वो
वोट करे कॉन्ट्रेरी टू द विप, अगर वो विप के अकॉर्डिंग वोट ना करे। विप मतलब क्या होता है? विप कोई इंसान भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है, फॉर एग्जांपल अगर आधार से रिलेटेड कुछ भी आपका संसद में प्रपोज होता है और पार्टी एक्स ने ये अपने मेंबर्स में डिक्लेयर किया है कि उनको क्या करना है, उनको यस में वोट करना है या फिर छोड़िए यस नहीं, नो में वोट करना है। ओके, और मान लीजिए ये मेंबर ए है, ये नो में वोट नहीं करता है, तो विच मीन्स वो अपने पार्टी की जो विप है, जो एक कॉमन डिसीजन निकला है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन अगर उस मेंबर ने क्या है, अपने पार्टी से परमिशन ली है कि हाँ मैं इसके अगेंस्ट में वोट करूँगा, तब नहीं होगा। ओके, विद इन 15 डेज फ्रॉम सच वोटिंग, मतलब 15 दिन पहले से उसने अगर परमिशन ले ली है तो, या 15 दिन के अंदर ले ली है। इफ़ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, हमने पढ़ लिया। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर के बाद, देखिए अगर 3 तरीके के मेंबर होते हैं ना, एक होता है आपका इलेक्टेड, दूसरे होते हैं आपके इंडिपेंडेंट, इन जनरल बोल रही हूँ, तीसरे होते हैं आपके नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मतलब ये पार्टी वाले की बात कर रही हूँ। ओके, सो पार्टी वाले इलेक्टेड हो गए, तो इनको तो इनके लिए तो ऊपर वाली कंडीशंस होगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो कैसे कर रहा है? तो जब वो आपका इलेक्शन जीता, उसके बाद अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन लग सकता है। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, उसको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है कि इतने मंथ के अंदर अगर उन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसे 6 मंथ के अंदर नहीं किया ज्वाइन, और 6 मंथ के बाद वो उसको ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे फिर उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। However, legislature may change their party without risk of disqualification। कुछ एक्सेप्शन केस भी दिए हैं। कौन कौन से? अगर आपका मर्जर होता है एक पार्टी का दूसरे पार्टी में, कैसे मर्जर माना जाएगा? एटलीस्ट 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर अगर मर्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया जा रहा है किसी मेंबर को, हमने कल पढ़ा था कि जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो आपका मेंबर्स में से ही चूज़ किया जाता है। ओके, सो अगर यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चूज़ किया जाए तो उसको ऑब्वियसली अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी वॉलंटरली, अगर वो वॉलंटरली छोड़ सकता है। ओके, और रिजॉइन इट आफ्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस, ही वोंट बी डिस्क्वालीफाइड। वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। डिसीजन जो होगा इस केस में कि आपका क्या डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो क्या होगा कि लॉ में इनिशियली ये बोला गया था कि अगर इस तरीके के मैटर्स का कोई डिसीजन होगा तो कौन करेगा? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, मतलब अगर आपका राज्यसभा है तो आपका चेयरमैन होगा, लोकसभा है तो स्पीकर होगा। ओके, इसी तरीके से स्टेट असेंबलीज में होगा। फिर इन्होंने बोला कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, मतलब जो भी डिसीजन आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। लेकिन फिर आपका बाद में केस आता है, इसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे जो आपका डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाउएवर इट हैज़ ए जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा ना, जब तक डिसीजन नहीं आ रहा है तब तक कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा। लेकिन एक बार जब ऑर्डर निकल गया उसके बाद आपका ये इंटरवेंशन हो सकता है। लिमिट है, हाँ लिमिट भी रखी गई है। सो इज देयर अ लिमिट विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू टेक डिसीजन, कि कितने टाइम के अंदर उनको डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली में डिसीजन लेना है? तो ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ये याद रखना है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्राम न्यायालय, आपको इनकरेक्ट बताना है। ग्राम न्यायालय हैज अ जुरिस्डिक्शन ओवर एन एरिया स्पेसिफाइड बाय अ नोटिफिकेशन बाय सेंटर गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। Court can function as a mobile court at any place within a jurisdiction of such Gram Nyayalay after giving wide publicity of that regard. तीसरा है they have both civil and criminal jurisdiction over the offence, and the last is Gram Nyayalay has been given power to accept the evidence which would otherwise not acceptable under the Indian Evidence Act। पहले कह रहे हैं कि ग्राम न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। दूसरे बोल रहे हैं कि ग्राम न्यायालय आपको मोबाइल कोर्ट की तरह काम भी कर सकते हैं, ठीक। तीसरा ये बोल रहे हैं कि इसमें आपके दोनों सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होते हैं। और चौथा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका एविडेंस है वो किसकी बाबत देखी, किसमें बोली है इन्होंने? इंडियन एविडेंस एक्ट। आंसर होगा इसका ए, विच इज पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जुरिस्डिक्शन है सेंटर को नहीं स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे तय करेगा कि ग्राम न्यायालय का जुरिस्डिक्शन एरिया कितना होगा। मोबाइल बिल्कुल ठीक है, ये दोनों केसेस होता, हमने जो कल का पॉलिटिकल लेक्चर देखा था उसमें भी हमने ये देखा था कि दोनों के कर सकते हैं, क्रिमिनल भी सिविल भी। ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट होते हैं जो कि आपके 2000 एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुए थे ताकि स्पीडी और इजी एक्सेस कर सके जस्टिस का रूरल एरियाज में, याद रखिएगा रूरल एरियाज में। कब आए थे? 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर क्यों? गांधी जी को ये डेडिकेटेड है।
क्योंकि गांधी ये तो चाहते थे ग्राम राज्य एक तरीके से कि जो गाँव के लेवल पे किस तरीके से काम हो रहा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होगा यहाँ पे, न्यायाधिकारी होगा, ओके, हु विल हैव सेम पावर, एंजॉय सेम सैलरी बेनिफिट्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी जो सैलरी होगी या बेनिफिट्स होंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होंगे, फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सच न्यायाधिकारी टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वॉज रिलेटेड टू, ओके, यहाँ पे केस आएगा। तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपको बताना है किस चीज़ से रिलेट करता है। पहला है आधार, दूसरा है SC/ST एक्ट, तीसरा है प्रेसिडेंट्स रूल एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किससे रिलेट करता है श्रेया सिंगल केस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर UPSC एस्पिरेंट को पता होता है। आंसर होगा इसका D, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बेस्ड था। फिर यहाँ पे आपका IT एक्ट भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दिखता है, जहाँ पे उसके सेक्शन 66A में आपका यहाँ पे इस इन्वॉल्वमेंट की बात है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। सलमा डैम इस दिन आपको बताना है कहाँ है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। सलमा डैम कहाँ है, इसका आंसर होगा आपका C, अफगानिस्तान, क्योंकि सलमा डैम और इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक आपका सलमा डैम है जो कि आपका हेरत प्रोविंस में है अफगानिस्तान के, ओके। हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ओके, और 2016 में है। न्यूज़ का इसलिए पार्ट है क्योंकि अफगानिस्तान में आपका तालिबान का कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो इंडिया के लिए कंसर्न की बात हो जाती है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आपके लाए गए थे तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू से डील करके लाए गए थे, बट अब क्योंकि यहाँ पे तालिबान आ चुके हैं तो अब यहाँ पे ये मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल आर रिलेटेड टू, आपको बताना है किस चीज़ से रिलेट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, कार्बन ट्रेडिंग, पोलर रीजन्स, नन ऑफ द अबव, किस चीज़ से रिलेट करते हैं ऑपरेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है ये, हिंट दे दी मैंने। चलो इसका आंसर होगा आपका D, विच मीन्स इससे कोई नहीं। बेसिकली ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल ये आपके USA के ऑपरेशंस हैं और ये किसके रिस्पेक्ट में, ये अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में रखे गए हैं। बेसिकली इसके नाम पे जो आपका US है वो अफगानिस्तान में आपका जितने भी जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है वो इन ऑपरेशंस के नाम पे कर रहा है कि लाइक वो वहाँ पे आपका किस तरीके से उनको हेल्प कर रहा है, नाम ये है उन ऑपरेशंस का। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज दैट आर करेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ, ये आपको यूनेस्को के बारे में बात हो रही है, ओके। सो आपको बताना है कि इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ UNSDG, a coalition of United Nations agencies organization aimed at fulfilling sustainable development goals। क्या आपका ये जो UNSDG का भी मेंबर है, कौन, यूनेस्को। दूसरा यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है और ये 50 से ज़्यादा फील्ड्स में काम करता है अराउंड द वर्ल्ड। आपको सही बताना है A ओनली, B ओनली, बोथ है नन। आंसर होगा इसका बोथ, विच दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि आपका पीस के थ्रू काम करती है। क्या है, इंटरनेशनल कॉपरेशन में काम करती है, एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में। ये आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है, ओके। और ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, बिल्कुल ठीक। 50 से ज़्यादा फील्ड ऑफिसर्स इसके काम कर रहे हैं। ये तो बस ऑफिस हैं इसके अराउंड द वर्ल्ड, ये तो बस आपका स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए रखा गया था ये, ठीक है। फिर आता है इसमें 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके गवर्न किए जाते हैं। इसके मेंबर में कौन कौन नहीं है ये याद रखिएगा, कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टीन, ठीक, पैलेस्टीन नहीं है, याद रखिएगा। फिर 3 इसके UN के मेंबर स्टेट हैं जो कि यूनेस्को के नहीं है। फिर सॉरी ओके, ये आपका थोड़ा उल्टा हो गया। ये है कि 3 यूनेस्को के मेंबर हैं बट यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। तो कुक आइलैंड, न्यू और फिलिस्तीन यूनेस्को के हैं बट UN के नहीं है। और कौन है जो UN के हैं बट यूनेस्को के नहीं है, तो USA आपका शॉकिंगली USA इसका मेंबर नहीं है यूनेस्को का, लिechtenstein एंड इजराइल। ये न्यूज़ का पार्ट था कि चाइना ने आपको यूनेस्को के किसी मूव के बात की है, तो फिर ये क्योंकि इंटरनेशनल या ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाता है हमारा GS का पार्ट, तो फिर इसलिए पड़ गया। विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल एशियन नेशन एक्सपेक्ट इंडिया आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इट इंक्लूड लैंड एंड सी रूट कनेक्टिंग चाइना टू अदर नेशंस, ओनली एशिया एंड यूरोप आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आपको सही बताना है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। करेक्ट बताना है आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका B, विच मीन्स आपका
सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत इसलिए है कि सारे एशियन नेशन, वैसे भी ऑल वर्ड है ना, ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको पहले एकदम से फर्स्ट अगर हटा दें हम, ये गया, अब या तो 2 और 3 होगा। अब इसका मतलब 2 तो आंसर में है ही, तो इसको तो पढ़ना भी नहीं। फिर ओनली एशिया एंड यूरोप आर द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, तो इसमें क्या होगा, गलत ये हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम विशेष आपको साउथ अमेरिका भी इसमें देखने को मिलता है, अफ्रीका भी जोड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को भी ये BRI में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एशियन नेशन दैट कौन कौन नहीं है, इंडिया नहीं है, भूटान नहीं है, तो सारे एशियन नेशन थोड़ी हैं BRI का पार्ट, इंडिया तो वैसे भी नहीं है। सिलेक्ट द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, आपको बताना किस किस के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा आपका इंडिया एंड श्रीलंका। सिलेक्ट आपके इंडिया श्रीलंका के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच।